एडजस्टमेंट नंबर 2 ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सुनिए मेरी बात। मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट्स दो नेचर की होती है, लास्ट डे पे रिकॉर्ड होने वाली, रेक्टिफिकेशन वाली। बेटे रेक्टिफिकेशन 5 चीज़ों पे पॉसिबल था: एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। अब मैं आपको ऐसी एडजस्टमेंट्स करवाऊंगा जो एक्सपेंसेस पे बेस्ड होती है। दो एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस की करेंगे, दो एडजस्टमेंट हम इनकम की करेंगे। ठीक है? एक्सपेंसेस और इनकम की एडजस्टमेंट करते वक्त मतलब मैं 4 एडजस्टमेंट का सार आपको एक ही लाइन में बता रहा हूँ। अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान रखें ना तो आप कभी गलती ना करें। आपको करंट ईयर में ड्यू होने वाला खर्चा या इनकम ऐड करनी है। अगले साल या पिछले साल की कोई इनकम हो या खर्चा हो वो माइनस करना होता है। मतलब अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो वो ऐड होगा, चाहे पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। करंट ईयर का नहीं है, अगले साल का है तो ऐड नहीं होगा। बस अब इस बात को सुनिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? देखिए यहां पे आउटस्टैंडिंग का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक सुपर नॉर्मल चीज की बात कर रहे हो। आउटस्टैंडिंग का यहां पे मतलब होता है उधार, उधार के खर्चे। इस एडजस्टमेंट को भी हम 5 पॉइंट्स में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उन खर्चों को कहा जाता है जो ड्यू तो होते हैं करंट ईयर में, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुई पाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अक्सर ऐसा होता है कि सैलरी जो पे की जाती है, मंथली सैलरी, वो 1 तारीख को अगले मंथ में पे की जाती है। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो सैलरी अगले महीने की 7 तारीख को भी दी जाती है। अब मार्च के महीने पे जरा गौर करिए, 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो जाएगा। 31 मार्च के महीने में हम वर्कर से काम ले चुके हैं, लेकिन अभी तक सैलरी हमने उसकी नहीं दी है। तो मतलब खर्चा ड्यू मार्च में हो गया, लेकिन पेमेंट अगले साल होगी, क्योंकि अप्रैल से तो अगला साल लग जाएगा ना। ये होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर मैं आपको रीड करवाऊं कि हमने क्या लिखा है मीनिंग में, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर ड्यू इन करंट ईयर बट नॉट पेड टिल लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर। इस साल हमने उनकी पेमेंट नहीं की है। ये किस नेचर की एडजस्टमेंट है? ये एक रेक्टिफिकेशन है जो एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड आइटम की होती है। किस तरह से? देखो बेटे, अगर मार्च की सैलरी पे नहीं की तो अकाउंटेंट साहब उससे पहले फरवरी तक की सैलरी रिकॉर्ड कर चुके होंगे, यानी कि वो 12 महीने में से 1 महीने की सैलरी रिकॉर्ड मार्च की नहीं कर पाए, तो 11 महीने की तो रिकॉर्ड हो गई, 1 महीने की आउटस्टैंडिंग है, तो इसे आप डायरेक्टली रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? फाइनल अकाउंट में। इसी पर ये वाली एडजस्टमेंट बेस्ड है। तो ये इस वजह से इसका नेचर क्या है? रेक्टिफिकेशन। इसकी अगर हम बात करें कि एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, तो देखिए मैंने यहां लिखवाया रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये है क्या? जैसे कि अभी मैं सैलरी का एग्जांपल ले रहा था। मान लीजिए कि 1 महीने की सैलरी पे नहीं की गई, तो हमें क्या एडजस्टिंग एंट्री बनानी है इसकी? सैलरी इस साल का खर्चा है, तो सैलरी को हमें करना पड़ेगा डेबिट। मतलब रिस्पेक्टिव एक्सपेंस का मतलब क्या है? सैलरी को डेबिट कर दो। और क्योंकि अभी तक वो आपने पे नहीं की, तो वो आपकी लाइबिलिटी बनेगी, और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, इस वजह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आएगा। अगर वेजेस होता तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग आता। ठीक है? ये होती है एडजस्टिंग एंट्री। अब ये कहाँ जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा।
इसके बारे में कोई दो राय मत रखिए। ये जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है ये डिपेंड करता है कि किस नेचर का खर्चा है। मतलब अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो ये ट्रेडिंग में आएगा, क्योंकि वेजेस फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है। सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है तो ये ऑफिस से रिलेटेड एक खर्चा है, और ये कहाँ जाएगा, ये P&L अकाउंट में जाएगा। तो बेटे ये ट्रेडिंग में भी जा सकता है, P&L में भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ एक्सपेंस इज गिवन इन क्वेश्चन। हाँ, अब एक और बात, ये जो खर्चा है पहले से भी रिकॉर्डेड है। मतलब आपको सैलरी है ना ट्रायल बैलेंस में भी देखने को मिलेगी, और नीचे एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो सैलरी में जाके ऐड करना है, ऐड, ठीक है जी। तो इसका ट्रीटमेंट मैंने क्या लिखवाया है, एडेड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। एग्जाम्पल, अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और सैलरी है तो P&L अकाउंट में जाके सैलरी में ऐड हो जाएगा। और दूसरा ये बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है, इसलिए इसे करंट लायबिलिटी ही माना जाता है। ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब इसके ऊपर पांचवी बात, इसकी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हमेशा क्वेश्चन में बताई गई होगी, आपको इसको लेके कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपको क्लोजिंग स्टॉक को लेके चिंता थी। तो ये हमेशा आपको गिवन होगा जी क्वेश्चन में। आई एम सॉरी, समझ आ गया आपको? अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए देखिए। एग्जांपल है, हमसे क्या मांगा गया है कि एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर दीजिए और फाइनल अकाउंट दिखा दीजिए। ये आपको गिवन है। एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट और क्रेडिट। सैलरी गिवन है 1 लाख रुपए, ठीक है जी। और एडजस्टमेंट में क्या कहा गया है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹20,000। आप देख रहे हैं, वैल्यू बता दी। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, मतलब इस साल की सैलरी है, ड्यू हो गई ना, तो इस साल में एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से ड्यू जो चीजें हो जाती है वो इस साल की हो जाती है। इस साल की सैलरी लेकिन पे नहीं हुई, तो बेटे है तो इसी साल की, तो जो ऑलरेडी पेड है उसमें इस 20,000 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है जी। देखते हैं अभी। हालांकि ये एडजस्टमेंट एक और तरीके से आ सकती है, वो आपसे कहेगा सैलरी फॉर 2 months स्लैश सैलरी पेड फॉर 10 months। अच्छा, सैलरी फॉर 2 months आउटस्टैंडिंग लिखेगा, और सैलरी पेड फॉर 10 months ये भी लिख सकता है। मतलब ये क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज ऐसे की जा सकती है। ध्यान से सुनिए भाई, 20,000 आउटस्टैंडिंग है, 1 लाख पे हो गई, तो इसका मतलब एक साल की सैलरी 1,20,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने की सैलरी कितनी हुई, बताइए जरा, 10,000। तभी तो एक साल की 12 महीने की 1,20,000 होगी। अब अगर आपसे कहा जाए कि सैलरी ड्यू हो गई लेकिन पे नहीं हुई 20,000, तो ये सिंपल बात कर रहा है। वो ऐसे भी कह सकता था कि सैलरी 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है। तो बेटे मतलब ये वाली सैलरी जो यहाँ गिवन है ये हमें 10 महीने की गिवन है, तो मैं 2 महीने की सैलरी पता है कैसे निकालूंगा, ये 10 महीने की सैलरी है, क्योंकि 2 महीने की तो आउटस्टैंडिंग है, अभी रिकॉर्ड ही हुई है, तभी ये 10 महीने की है। इसे 10 से कर देंगे डिवाइड, 1 महीने की आ जाएगी सैलरी, 1 महीने की सैलरी आएगी 10,000, तो 2 महीने की कितनी हो गई, 20,000। मतलब कहने का ये है, या तो आपको वो वैल्यू दे देगा या वो आपसे वैल्यू इस तरह से निकलवाएगा, या फिर इस तरह से निकलवाएगा, सैलरी पेड फॉर 10 months। वो साफ साफ कहेगा कि 10 महीने की सैलरी पे की है, तो इसका मतलब 2 महीने की पे नहीं की है, 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है। इसको 10 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, अगेन 20,000। ये मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में किस तरह से लैंग्वेज में घुमाया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो और आप इसे निकाल सकें। अब बेटा क्वेश्चन ने हमसे 2 चीज़ें मांगी है, एक एडजस्टिंग एंट्री, और दूसरी चीज़ क्वेश्चन ने हमसे क्या डिमांड की है, दूसरी चीज़ क्वेश्चन हमसे डिमांड किया कर रहा है फाइनल अकाउंट। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी इसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी,
20,000 रुपये। और फाइनल अकाउंट में इसे कैसे दिखाना है, देखिए ये जो सैलरी है 1,00,000 रुपये, ये P&L अकाउंट में आता है, तो मैं इसे P&L अकाउंट में दिखाऊंगा डेबिट साइड इनर कॉलम में 1,00,000 रुपये। ठीक है, ये मैं लिख चुका हूँ, ये ट्रांसफर हो गया। एक ही आइटम है ना ट्रायल बैलेंस में, तो मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब एडजस्टमेंट में कितनी आउटस्टैंडिंग है, 20,000। तो जो 20,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर की सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इस सैलरी में कर देंगे प्लस, यहाँ आएगा 1,20,000 रुपये। और यही आउटस्टैंडिंग सैलरी हम दिखाएंगे लाइबिलिटीज में भी, क्योंकि अभी तक इस पैसे की पेमेंट नहीं हुई है। सॉरी, ये मैंने एसेट्स में लिख दिया। कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 रुपये। बोलिए, समझ आया किस तरह से दिखाना है? ये मैंने जानबूझ के आपके लिए रोक दिया था कि मैं आपके सामने ही दिखाऊं कि इसे कैसे करना होता है। मैंने पहले जो आइटम गिवन है जिस पे एडजस्टमेंट है, इस पे टिक लगा चुका होगा, तो इसे इनर कॉलम में लिखा, फिर इसमें प्लस कर दिया आउटस्टैंडिंग खर्चा। क्यों प्लस किया? क्योंकि ये करंट ईयर का खर्चा है। और क्यों लायबिलिटी में दिखाया? क्योंकि अभी तक ये खर्चा पे नहीं हुआ, भविष्य में आपको पे करना है। जल्दी से बताइए कि क्या आपको ये वाली एडजस्टमेंट समझ में आई, हाँ या ना? ओके, जल्दी से रिप्लाई करें।